नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे ग्रुप 4 की स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे ये जो कम से कम समय हमारे पास एग्जाम को लेकर बचा हुआ है, इसमें हम स्मार्ट तरीके से इस एग्जाम को निकाल पाए। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें बात की थी कि ग्रुप 4 का सिलेबस क्या है। तो मैंने कल सिलेबस के बारे में बात की थी, उसके साथ ही एग्जाम के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ग्रुप 4 को लेकर, इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, कोई भी एग्जाम हो, अगर हम उसके सिलेबस की बात करें तो उसके सिलेबस में कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा मिलता है जो छोटा भी होगा, साथ ही उससे नंबर भी ज्यादा आते होंगे, यानी वहां से प्रश्न भी ज्यादा आते होंगे। कुछ ऐसा होगा जो बड़ा सिलेबस होगा, जो टॉपिक बड़ा होगा, क्वेश्चन वहां से कम आते होंगे या क्वेश्चन औसत आते होंगे, सामान्य से प्रश्न बनते होंगे। कहने का मतलब यह है कि स्मार्ट स्टडी की बात जब हम करते हैं तो सीधी सी बात यह है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो किसी एग्जाम को निकाला है या एग्जाम की तैयारी कर रहा हो उसे पूरा सिलेबस याद हो। सिलेबस याद होने का मतलब सिलेबस से बात नहीं कर रहा हूं, जो जो चीजें डली हुई है, जैसे हिस्ट्री डला हुआ तो हिस्ट्री के पूरे फैक्ट, उसके पूरे कंसेप्ट, ज्योग्राफी के पूरे फैक्ट कंसेप्ट, यानी कुछ ना कुछ तो भूलता है। इसका मतलब क्या है कि अगर 80 से 90% चीजें भी हमें याद है तो हम सिलेक्शन ले सकते हैं। अब बात यह आती है कि सर, सबसे पहली बात तो यह कि वे 90 से या 80 से 90% चीजें कौन सी होनी चाहिए उसके बारे में बता दीजिए। मैं बिल्कुल भी आपका समय गवाए बिना बात करूंगा ग्रुप 4 की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है और मैं ये स्ट्रेटजी कैसे बता रहा हूं। मैं देखिए, हमेशा बात फैक्ट वाइज करनी चाहिए, हमेशा तथ्यपूर्ण बातें करनी चाहिए। मैंने पहले भी सोचा था कि एक स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन मुझे इतना समय नहीं मिल पाया कि जो पुराने पेपर ग्रुप 4 के हुए थे इनके ऊपर मैं एनालिसिस कर पाऊं। लेकिन अभी हाल ही में मैंने उसके पेपर्स देखे और पेपर को देखने के बाद थोड़ा एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद जो मुझे लगा कि यार ये स्ट्रेटजी बेस्ट हो सकती है, उसी के आधार पर मैं आपसे बात करूंगा। व्यर्थ की बातों से क्या मतलब है, हवाबाजी में अगर हम बातें करते हैं तो उसका कोई मतलब निकलता नहीं है। इससे बेहतर है कि उन चीज़ों को पढ़ा जाए, उसका एनालिसिस किया जाए, उसके बाद बात की जाए, तो एक बात में भी हमारे वजन होता है। तो प्यारे साथियों, हम जानते हैं कि ग्रुप 4 में 6 टॉपिक होते हैं। एक है मैथ्स, दूसरा अगर हम बात करें तो हिंदी, तीसरी अगर मैं बात करूं तो जीके, चौथा है कंप्यूटर, कंप्यूटर के बाद है इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद बात करते हैं हम रीजनिंग की। कई विद्यार्थियों को यह डाउट है कि सर रीजनिंग 17 नंबर की आती है। देखिए, ये डाउट क्लियर कर लीजिए, रीजनिंग इसमें 15 नंबर की आती है, बाकी जो 5 टॉपिक है ये 5 टॉपिक 17-17 नंबर के आते हैं। ये हम कल बात कर चुके थे। अगर आपको डाउट है कि सर गलत बता रहे हैं तो एक बार पेपर चेक कर लीजिए, एक बार सिलेबस चेक कर लीजिए। यही ओरिजिनल सिलेबस है, इसमें 17-17 नंबर के 5 पेपर आते हैं या 5 टॉपिक आते हैं और 15 क्वेश्चन का एक टॉपिक है रीजनिंग। देखिए, आप सभी जानते हैं कि इसमें टोटल अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 100 प्रश्न बनते हैं या 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा अंक लाना होगा सिलेक्शन के लिए। कहने का मतलब कोई ऐसा तो नहीं कहेगा कि सर मुझे 100 में से 100 ही लाना है तभी सिलेक्शन होगा। इसका मतलब यह है कि इससे कम अंक, लेकिन इतने अंक ले आए जितने पर अगर लिस्ट जाती है तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं, देखिए जैसे मैं कहता कि अगर आपको 100 नंबर ही लाने हैं तभी सिलेक्शन होगा, तो इसका मतलब आपको 5 सब्जेक्ट बिल्कुल ऐसे याद होने चाहिए कि नींद में भी आपसे कोई पूछे तो आपको चीजें पता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि अधिक से अधिक अंक हमें आने चाहिए, तब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जिसका अर्थ यह निकलता है कि उन टॉपिक को पढ़ लिया जाए जहां से अधिक प्रश्न बनने की संभावना रहती है और हम उन्हें सही कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से बताऊंगा, वो चीज समझिए।
जब हम पेपर को देखते हैं तो पेपर को देखने के पहले सबसे पहले जो मैं एक बात बता रहा हूं वो समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, पुराने जो प्रश्न पत्र है ग्रुप 4 के, ग्रुप 4 का जो पहले एग्जाम हुआ था, इस एग्जाम का जो पेपर है उन सभी पेपर को एक बार देखिए। पेपर को देखने के बाद एक चीज समझने की का प्रयास कीजिए कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, उन प्रश्नों का नेचर कैसा है। जैसे कि अभी आप इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। प्रश्नों की प्रकृति का मतलब यह होता है, जैसे दो प्रश्न में लेता हूं एमपी जीके के। एक प्रश्न पूछा गया कि मध्य प्रदेश में वे कौन सा स्थान है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा। इसका मतलब क्या है कि ये फैक्ट वाइज प्रश्न है, सीधा अगर आपको ये फैक्ट पता है तो आपका 1 नंबर पक्का हो गया। लेकिन एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, मान लीजिए आपसे प्रश्न क्या पूछा कि मध्य प्रदेश में जब हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, यानी साउथ से नॉर्थ की ओर जाते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, तो जो तापमान है उस तापमान में नंबर 1 तापमान घटता है, नंबर 2 बढ़ता है, नंबर 3 स्थिर रहता है, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इन दोनों प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न पूछ रहा था कि सबसे कम वर्षा कहां पर होती है। अगर आपने फैक्ट रटा हुआ है, आपको फैक्ट याद है, तो ये फैक्चुअल प्रश्न है, फैक्ट वाला प्रश्न है, आपका आंसर सही हो जाएगा अगर आपको पता है। लेकिन भाई साहब यहां पर तो कोई प्रश्न फैक्ट वाइज हमें दिख नहीं रहा। ये कह रहा है कि साउथ यानी उत्तर से जब आप दक्षिण की ओर जाते हैं मध्य प्रदेश में, तो तापमान में क्या होगा, क्या तापमान बढ़ेगा, तापमान घटेगा, तापमान स्थिर रहेगा, या इसमें से कोई भी आंसर नहीं। तो ये प्रश्न होता है कंसेप्ट वाइज, यानी अगर आपने मध्य प्रदेश की जलवायु को बहुत अच्छे से समझा हुआ है कि पश्चिम में या पूर्व में, उत्तर में या दक्षिण में किस तरीके से तापमान बढ़ता घटता है, क्या कारण होते हैं, और तापमान की वृद्धि या कमी के क्या कारण होते हैं, मौसम या जलवायु के क्या कारण होते हैं, अगर आपने इन सभी चीजों को समझा हुआ है तभी आप इस प्रश्न को सही कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उन पुराने प्रश्न पत्रों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। आंसर नहीं भी आता तो मत चिंता कीजिए, बस प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका जो माइंड है, उस हिसाब से काम करने लगेगा कि यार अगर फैक्ट वाइज प्रश्न आ रहे हैं तो मुझे फैक्चुअल ज्यादा ध्यान देना है, अगर कंसेप्ट वाइज प्रश्न आ रहे हैं तो मुझे उस तरीके से डेटा तैयार करना है। तो ये तो हो गई पहली जानकारी। दूसरी बात आती है, सर अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अब हम पहले क्या पढ़े बाद में क्या पढ़े उसके बारे में बताइए। देखिए सबके हिसाब से स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, लेकिन अगर हम कॉमन बात करें कि क्या चीजें हैं जहां से नंबर ज्यादा लाए जा सकते हैं, तो उसके ऊपर समझिए। अगर मैं बात करूं इस पेपर की, तो इस पेपर में मुझे 3 सब्जेक्ट ऐसे दिख रहे हैं जहां से आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। नंबर 1 है कंप्यूटर, नंबर 2 है मैथ्स, और नंबर 3 है रीजनिंग। अगर हम इन तीनों पेपर को, तीनों टॉपिक को ऐड करते हैं, तो तीनों टॉपिक को आप देखेंगे तो सबसे पहली बात आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर का सिलेबस इतना छोटा है, एक बुक आती है, उस बुक को आप पढ़ लीजिए, मुश्किल से 15 दिन लगेंगे। और अगर आप केवल एक ही विषय, केवल कंप्यूटर ही कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो 7 से 8 दिन में उस बुक को आप कंप्लीट कर देंगे। अगर आप 2 बुक या 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे हैं तो 15 दिन में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। सोचकर देखिए, केवल 15 दिन में आप ये जो 17 नंबर का टॉपिक है इसे कंप्लीट कर सकते हैं, और इसमें 17 में से 17 नंबर ला सकते हैं। तो प्रायोरिटी हमारी क्या हो गई कि सबसे पहले हमें पढ़ना है कंप्यूटर को। दूसरी बात आती है मैथ्स की। अगर मैं मैथ के सिलेबस की बात करूं तो मैथ का सिलेबस कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं है, और जहां तक मैं जानता हूं अगर आप ग्रुप 4 की पहले से तैयारी की है या नहीं भी किए हैं तो थोड़ा बहुत मैथ आपको पता है। मैथ्स की भी अगर आप एक बुक पढ़ लें, केवल एक बुक की मैं बात कर रहा हूं, एक बुक को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, जिसे कंप्लीट करने में मैं जहां तक मानकर चल रहा हूं कि आप 1 मंथ में इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर
और मैथ्स दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, यानी एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो इसका मतलब यह है कि 1 महीने में आपकी मैथ्स भी कंप्लीट हो जाएगा, कंप्यूटर भी हो जाएगा, और इसके साथ ही आपके पास 15 दिन जो आधा समय बच रहा है दिन का, ये आधा समय तो मैथ्स में चला जाएगा, आधा समय जो रहेगा उसमें आपको पढ़ना है रीजनिंग। 17 नंबर में से 17 नंबर आप ला सकते हैं मैथ्स में, कंप्यूटर में 17 में से 17 ला सकते हैं, है ना, यानी यहां पर 34 नंबर हमारे हो गए। फिर रीजनिंग के बारे में आप सभी जानते हैं, रीजनिंग का टॉपिक तो इतना छोटा है कि आसानी से आप कर सकते हैं क्लियर, यानी अगर 15 दिन कंप्यूटर में लग रहे हैं तो 15 दिन में ही आप रीजनिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 1 महीने में आपके 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो सकते हैं, पहला है मैथ्स, दूसरा है कंप्यूटर, तीसरा है रीजनिंग। अगर हम इसे ऐड करते हैं 5 4 9 3 और 1 4, यानी 100 नंबर में से 49 या 50 नंबर की अगर हम बात करें तो आपका 50 नंबर का सिलेबस, 50% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। इसको कंप्लीट करने के बाद आपके अंदर एक अचीवमेंट वाला भाव आएगा और आपको लगेगा यार मेरा 50% सिलेबस कंप्लीट है, तो मुझे तो थोड़ा बहुत पढ़ना है। अब एक चीज पर चलिए, हिंदी वाला जो टॉपिक है, अगर हम हिंदी की बात करें, पर्टिकुलर अगर मैं ग्रुप 4 के बारे में बात करूं तो मैंने कुछ ऐसे टॉपिक देखे हैं, केवल वहां से हिंदी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप केवल उन टॉपिक को करते हैं तो अधिकतम 15 दिन में आप कर सकते हैं हिंदी। अब देखिए 2 चीजें जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में समझिए। तो मैं 15 यहां पर अगर ऐड कर देता हूं तो 9 और 5 होता है 14, 4 और 1 5 और 1 6, यानी 64 नंबर का आपका जो सिलेबस है वो आपने केवल 1.5 महीने में कंप्लीट कर लिया। 1.5 महीने में भी अभी आपके पास समय है, क्यों? क्योंकि हिंदी आपने दिन के आधे दिन में पढ़ी है, आधा दिन आपके पास 15 दिन का बचा हुआ है। अब एक बात समझिए, 2 सब्जेक्ट है इंग्लिश और जीके। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका जीके अच्छा होगा, इंग्लिश अच्छा नहीं होगा। कुछ ऐसे हैं जिनकी सामान्यतः इंग्लिश अच्छी होगी, जीके अच्छा नहीं होगा। कुछ ऐसे हैं जिनका दोनों अच्छा होगा। तो हमें क्या करना है वो चीज समझिए। सबसे पहले जब आप इनको कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीट ऐसे करना है कि इस 64 या 65 नंबर में से ये इस तरीके के सब्जेक्ट है जहां पर अगर 17 नंबर का पेपर है तो 17 में से 17 लाया जा सकता है। तो कोशिश ये करना है 64 में से 60 नंबर हमारे आ जाए। इस तरीके से हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद हम अगर बात करें जीके और इंग्लिश की, तो देखिए जीके में आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है एमपी जीके। ये जो 17 नंबर का पेपर है इसमें से मानकर चलिए 7 से 8 प्रश्न केवल एक सब्जेक्ट से बनेंगे जो है एमपी जीके। इसके में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक अगर आप कहेंगे कि जीके और इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं तो मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको एक बार कमेंट करके बताना है। तो जीके में सबसे पहले एमपी जीके, उसके बाद पॉलिटी और हिस्ट्री, और एक है ज्योग्राफी। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं बचता है तो केवल इन 4 को पढ़िए, इतना भी समय नहीं बचता है तो इन 2 को पढ़िए, एमपी जीके और पॉलिटी को। थोड़ा और समय तो हिस्ट्री को पढ़ लीजिए। 17 में से 12 से 15 प्रश्न आप कंप्लीट कर देंगे और इतना ही हमें चाहिए। और इंग्लिश में भी ठीक ऐसा ही करना है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को छांट लीजिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दीजिए। लेकिन पहले कम से कम 70 से 80% आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही टेस्ट सीरीज दीजिए। अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से महत्वपूर्ण टॉपिक बता दीजिए तो एक बार आपको कमेंट करके बताना है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।